हेलो दोस्तों, स्वागत है क्वेश्चन एडवाइस में। और आज मैं आपके सामने ला रहा हूँ करंट अफेयर्स की नई सीरीज़। इसका पार्ट 1 आज मैं आपको शो करूँगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसके मेन हाइलाइट्स। तो इसमें मैं आपसे स्पोर्ट्स, वर्ल्ड और स्टेट्स की मेन समाचार या न्यूज़ आपसे शेयर करूँगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आप में से जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो करंट अफेयर्स में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए वीडियो बहुत काम का साबित हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ। तो पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको बता दूं, जो आपको याद रखना है, एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाएगा, वो है आईपीएल से जुड़ा। तो पहली आईपीएल की न्यूज़ ये है कि इस बार का आईपीएल मींस आईपीएल 2020 हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं होगा, बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। और इसकी डेट्स भी रिलीज़ हो चुकी है, सितंबर 19 से नवंबर 10। और जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है कि इसका टाइटल स्पॉन्सर इस बार फ़िलहाल वीवो नहीं होने जा रहा है। वीवो इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना के साथ इंडिया का एलएसी का भी मुद्दा बहुत ज़ोरों पर चल रहा है और इस समय चाइना को बाहर किए जाने की बात की जा रही है, मतलब कि चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है। तो इसको देखते हुए आईपीएल का कमेटी और बीसीसीआई ने डिसाइड किया है कि वो वीवो के साथ कंटिन्यू नहीं करेगा। नया स्पॉन्सर की हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं कि कौन होगा, हम लोग को भी जानकारी नहीं है। फिलहाल एक बहुत इंटरेस्टिंग इस बार ट्विस्ट आने वाला है कि आईपीएल में वुमेन क्रिकेट को भी प्रमोट किया जाएगा और वुमेन्स T20 चैलेंजर सीरीज़ भी स्टार्ट की जाएगी। ये नवंबर के मंथ में होगा। इसमें टोटल 3 टीमें होगी और जो इसकी डेट से 3 नवंबर टू 20 नवंबर के बीच में होगा। और वेन्यू एज़ यूजुअल जैसे कि यूएई ही रहेगा। ठीक है, तो अब आते हैं एक और जो बड़ी अनाउंसमेंट बता दूं, आईसीसी ने भी हाल में अनाउंस किया है वर्ल्ड कप से रिलेटेड। तो आपको बता दूं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो 2021 में होने वाला है, उसका होस्ट नेशन है इंडिया। ये न्यूज़ ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। दूसरी चीज़ बता दूं कि वुमेंस वर्ल्ड कप 2021 ये पोस्टपोन हो गया है और ये शिफ्ट हो गया है 2022 में। तो वुमेंस वर्ल्ड कप जो 2022 में होना, उसका होस्ट नेशन होगा न्यूजीलैंड। तीसरी चीज़ बता दूं कि T20 वर्ल्ड कप जो इस साल होना था 2020 का, ये भी शिफ्ट हो गया है। अब ये शिफ्ट होकर पहुंच गया है 2022 में और इसका होस्ट नेशन होगा ऑस्ट्रेलिया। तो 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप उसका होस्ट नेशन इंडिया होगा और 2022 का होस्ट नेशन होगा ऑस्ट्रेलिया। अब 2022 जो वर्ल्ड कप वुमेन क्रिकेट का होगा वो होगा न्यूजीलैंड। अब यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर याद रखिएगा कि वुमेंस क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो शिफ्ट हुआ है और जो 2020 का मेंस वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप है वो भी शिफ्ट हुआ है 2022 में। ओके, तो अब आते हैं स्पोर्ट्स की कुछ और इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अक्सर एग्जाम में हम लोग उसको नहीं याद रख पाते हैं। वो है फार्मूला 1 को लेकर के। तो अभी हाल में ही ब्रिटिश ग्रां प्री है और उसको जीता है लुइस हैमिल्टन। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेम है। अगर मैं सही जा रहा हूँ तो पिछले 3-4 साल में लुइस हैमिल्टन ने सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 ग्रां प्री जीती है। इनके अलावा भी हाल में ही 70th एनिवर्सरी ग्रां प्री हुई है। इसको ग्रैंड प्रिक्स नहीं बोलते हैं, मैं बताना भूल गया था, बता दूं। तो इसको ग्रां प्री बोलते हैं और ग्रां प्री के तहत जो 70th एनिवर्सरी जो सीरीज़ हुई थी फार्मूला 1 की, इसको मैक्स वेस्टरपन ने जीता है। तो इनका नाम लुइस और मैक्स आप याद रख सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना, मैक्स लुइस और लुइस मैक्स। सो लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रां प्री जीती है एंड मैक्स वेस्टरपन ने 70th एनिवर्सरी ग्रां प्री जीती है। तो ये फार्मूला 1 और क्रिकेट की दो बड़ी हाईलाइट न्यूज़ मैंने आपको शेयर की जो अगस्त की है। अभी बाकी न्यूज़ जो आएंगे मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। अब हम लोग मूव करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की ओर। तो देखते हैं दुनिया में क्या चल रहा है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ है वो है हमारे महान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जुड़ी है, जिनके एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल लीडर हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने भी हाल में एक बड़ा डिसीजन लिया है कि यूएस की फेडरल सरकार ने H1B वीज़ा, जो एक वर्किंग वीज़ा है, उसको होल्ड कर दिया, मीन्स बैन कर दिया 1 साल के लिए। और मैं बता दूं कि इंडिया के जितने भी टेक्नोक्रेट्स हैं यूएस में जो सेटल होते हैं या जॉब के लिए जाते हैं, वो इसी वीज़ा के तहत जाते हैं। अब फिलहाल इस वीज़ा पे बैन लगा दिया है। इसके अलावा स्टडी वीज़ा पे भी उन्होंने बैन लगाया है। और उन्होंने जो एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक दिया है, जो इतना अपीलिंग नहीं लगता, पर्सनली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, वो ये है कि वर्किंग वीज़ा अगर हम दूसरी कंट्री यानी फॉरेन नेशनल्स को देंगे तो इससे उनके अमेरिकन्स के टैलेंट को दबाया जाएगा और चीप लेबर आने से उनकी कंट्री को बेनिफिट नहीं होगा। फिलहाल ये बात जो उनके लॉजिक है एकदम गलत है, क्योंकि इसी के खिलाफ गूगल, फेसबुक ने बाकायदा कोर्ट में इनके ही खिलाफ केस कर दिया। अब देखते हैं इसमें आगे क्या होना है।
दूसरा जो बड़ा डिसीजन लिया है यूएस की सरकार ने, मीन्स फेडरल गवर्नमेंट, ट्रम्प सरकार ने वहाँ पे जो चाइना के ऐप्स हैं उनको बैन किया है। बिल्कुल डिजिटल स्ट्राइक भारत सरकार की कॉपी करते हुए किया है। टिकटॉक और वी चैट को बैन कर दिया है और मात्र 45 दिन का, ओनली 45 डेज दे हैव टू एग्जिट फ्रॉम यूएस, सिर्फ 45 दिन का समय दिया है कि वो यूएस से छोड़ के अपने देश में चले जाएं और बिजनेस समेट लें। अब इसको देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट पूरी कोशिश में कि वो टिकटॉक खरीद ले। अब आपको मैं बता दूं कि टिकटॉक सिर्फ इंडिया में नहीं फेमस है। अक्सर हम लोगों के में कन्फ्यूजन होता है कि इंडिया में टिकटॉक बहुत फेमस है। इनफैक्ट टिकटॉक ग्लोबली बहुत फेमस है। दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप एक बार बन चुका है 2019 में और इसके तकरीबन 100 मिलियन सब्सक्राइबर सिर्फ यूएसए में हैं। ठीक है, इंडिया में खैर इससे ज़्यादा है। खैर, तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। इसके अलावा एक और, यूएसए ने अभी हाल में ही हांगकांग के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर कैरी लैम को, इनका नाम याद रखिएगा, कैरी लैम को और 10 अदर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ को भी रोक लगा दी है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि अभी हाल में ही चाइना ने हांगकांग पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाया। इसको देखते यूएसए ने भी अपना रिटेलिएट किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ याद रखिएगा। H1B वीज़ा, ये नाम ज़रूर याद रखिएगा। और टिकटॉक, वो कौन से 2 बड़े एप्लीकेशन है, टिकटॉक और वी चैट, को बैन किया। कितने दिन का समय दिया है? 45 डेज़ का समय दिया है। मैंने इसमें चीज़ लिखना मैं भूल गया था। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो पूरी कोशिश में है टिकटॉक खरीदने के लिए, मैंने इसीलिए नाम नहीं लिखा था क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने भी लिया नहीं, ख़रीदा नहीं है, तो ये हम वेट कर सकते हैं। अब आते हैं अगली न्यूज़ की ओर, जो वर्ल्ड न्यूज़ से जुड़ी है, वो है श्रीलंका का इलेक्शन। तो अभी हाल में श्रीलंका में इलेक्शन हुआ है और उसमें नई सरकार बनी है। महिंदा राजपक्षा की जो पार्टी है, वो जो तमिल सपोर्टेड है, तमिलियंस को सपोर्ट करते हैं, वो जीती है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। ऑलमोस्ट 60% वोट्स और 145 सीट्स मिली हैं 225 सीट में से। और इसके साथ जो उनके भाई हैं गोडबया राजपक्षा, वो प्रेसिडेंट बन गए। इन्होंने रिप्लेस किया है इससे पहले जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे रानिल विक्रमसिंघे, इनके नाम फिर सुनिए, रानिल विक्रमसिंघे को रिप्लेस किया है महिंदा राजपक्षे ने। और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे सिरिसेना, उनको रिप्लेस किया है गोडबया राजपक्षा ने। तो ये एक, और ये बता दूं कि अब शायद ये 5वीं बार ये प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। इसको एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा। तो आप ये न्यूज़ ज़रूर याद रखिएगा, श्रीलंका की एक बड़ी न्यूज़ है। एक न्यूज़ जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जा सकती है वो ये है कि यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड ने महात्मा गांधी के सम्मान में कॉइन रिलीज़ करने की बात की। ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। यूके रेस्पेक्ट ऑफ महात्मा गांधी, यूके विल इशू कॉइन इन रेस्पेक्ट ऑफ महात्मा गांधी। एक बहुत बढ़िया कदम है जिसको हम लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने वाकई बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। चाहे वो साउथ अफ्रीका की बात की जाए, वहाँ पे जो गोरे काले का मतभेद था, वहाँ पे उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है अब। और हमारे देश में तो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी हद तक अपनी अहिंसा के वेपन को इस्तेमाल करते हुए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, गांधी पैक्ट के बारे में आपने सुना होगा, इनके तहत भारत की आज़ादी में बड़ा रोल प्ले किया था। दूसरी न्यूज़ जो आप याद रखिएगा, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पेन के जो किंग थे, अभी फ़िलहाल तो नहीं हैं, जो पुराने किंग थे, किंग युआन कार्लोस, वो भाग गए हैं। जैसे हमारे यहाँ नीरव मोदी भाग गए। किंग युआन कार्लोस जो है, इनके ऊपर एम्बेजलमेंट और करप्शन का चार्ज था। वो भी थोड़ा मोड़ा अमाउंट नहीं, $100 मिलियन का था। और ये भाग के डोमिनिक रिपब्लिक कंट्री में चले गए हैं। और इनको अगर इनके बारे में अगर बताऊँ तो 1975 में इन्होंने ताज हासिल किया था स्पेन का। वो तब हुआ था जब वहाँ के एक बहुत ही प्रोमिनेंट डिक्टेटर फ्रांसिस्को फ्रैंको, जब वो हटाए गए थे या वो हटे थे। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी न्यूज़ बता दूँ, ये भारत के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान से, वहाँ पे तालिबानी, शायद आप तालिबान के बारे में ज़रूर जानते होंगे। ये तालिबान का पहले शासन था। ये थोड़ा सा ये मिलिटेंट ग्रुप्स का कंट्रोल्ड या ऑर्थोडॉक्स ग्रुप हुआ करते हैं, बहुत ही ब्रूटल फोर्स मानी जाती है। तालिबान हट के जब वहाँ पे डेमोक्रेसी आई तो तालिबानी काफ़ी हद तक गायब हो गए। आपको पूरी हिस्ट्री में फिर कभी बताऊंगा। तो फ़िलहाल अफ़गानिस्तान ने 400 तालिबानी जो प्रिजनर है, जो मिलिटेंट कह सकते हैं, उनको जब कैद किया गया था, अब उनको छोड़ने की बात हो रही है। बाकायदा इस पर पीस टॉक हो रहा है। तो और इस पीस टॉक को बोला गया है लोया जिरगा मीट ना। लोया जिरगा जो शब्द है, ये शब्द याद रखिएगा। कितने प्रिजनर्स को निकाला जा रहा है? ये हार्डकोर क्रिमिनल से 400 है, 400 हैं। और जो मीट है उसका नाम है लोया जिरगा ना। लोया जिरगा का मतलब मैं बता दूं, इसका मतलब ये होता है ट्रेडिशनल अफ़गानी भाषा में कि जो भी सोसाइटी कम्युनिटी है उस पर्टिकुलर ट्राइब्स की, अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात करूँ, वो किसी बड़े मुद्दे पर जब डिस्कशन करते हैं और एक पर्टिकुलर सोल्यूशन को पाते हैं, उस मीट को बोलते हैं लोया जिरगा। ठीक है।
और अभी ये हाल में हो, तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसको आप याद रख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको समरी बताता चलूँ, आई होप आप समझ रहे होंगे। और एक और बड़ी न्यूज़ बता दूँ कि यूरोजोन इकॉनमी -12 पूरी तरह से टूट चुकी है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है यूरोप को। ये इसका बहुत बड़ा रीज़न तो कोविड है, कोरोना है। इसकी वजह से आईपीएल भी शिफ्ट हुआ है, आपको मैं बता दूं। और जो सबसे बड़े जो दो देश जिनकी इकॉनमी को बहुत नुकसान पहुंचा वो स्पेन और इटली है। अगर आपको याद हो, जब ये कोरोना आया था ठंड में, जब जनवरी फरवरी में, जब काफ़ी इसका चाइना में आया, जब इसका नाम चल रहा था, तो ये जब यूरोप पे हिट किया तो सबसे पहले जिन दो देशों पे हमला हुआ था, जिसको सबसे नुकसान हुआ था, वो स्पेन और इटली है। फिलहाल बताता चलूँ कि अपना इस समय इंडिया काफ़ी ऊपर चल रहा है, नंबर 3 पे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टेट्स मीन्स राज्यों के समाचार पे। तो राज्यों की जो बड़े हाईलाइट और न्यूज़ है मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली सरकार से। तो दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार है, या केजरीवाल जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने एक नई पॉलिसी लॉन्च की, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी। इस चीज़ को याद रखिएगा कि ई व्हीकल को या ई रिक्शा को या ई ऑटोमोबाइल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ये एक अच्छी स्कीम है। इसके तहत सरकार जो है वो इंसेंटिव देगी, आप ई व्हीकल या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें। वो कैसे इंसेंटिव देगी, या तो सब्सिडी के फॉर्म में देगी या तो इंटरेस्ट रेट घटा के देगी। तो अगर आप सब्सिडी की स्कीम देखें, तो अगर आप ई रिक्शा ले रहे हैं या टू व्हीलर यानी बाइक ले रहे हैं, स्कूटी ले रहे हैं या स्कूटर ले रहे हैं, तो उसमें आपको तकरीबन 30,000 रुपये की सब्सिडी या आपको बचत होगी उसमें। साथ ही साथ अगर आप कार खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार खरीदने जा रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 1.5 लाख 1.5 लाख रुपए की भारी सब्सिडी सरकार दे रही है। एक बहुत अप्रिशिएटिव स्टेप है। मैं तो बहुत तारीफ़ करूँगा यहाँ सरकार की कि वो कंट्रोल करना चाहती है पोल्यूशन को, क्योंकि इनका एम है कि 2025 तक आते आते ये पोल्यूशन रिड्यूस कर सके। आपको बता दूँ कि दिल्ली वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पिछले 10 सालों से, तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। ओके, अब आते हैं हम लोग एक और राज्य की बात कर लेते हैं, पंजाब ने अभी कोविड को देखते हुए एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है स्टूडेंट्स के लिए कि वो सभी स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन्स देगा जो स्टूडेंट्स अभी हायर एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं, यानी क्लास 11-12 में। इस पूरी स्कीम की जो अगर हम लोग कीमत लगाएं तो इसकी लगभग 500 करोड़ रुपए इसका बजट है। और इन्होंने कोशिश की है सरकार ने कि 1,73,000 बच्चों को ये, यानी 1,73,000 स्टूडेंट्स को ये बांट सकें। और इसमें प्री इंस्टॉल कंटेंट्स होंगे क्लास 11th एंड 12th के। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है, क्योंकि स्कूल्स बंद हैं, टीचर्स आपको ऑफलाइन पढ़ा नहीं सकते हैं, आप बच्चों को स्कूल भेज नहीं सकते हैं, ट्यूशन भी नहीं जा सकते, कोचिंग भी नहीं कर सकते। तो ये सरकार ने काफ़ी ऐतिहासिक कदम लिया। मैं तो पर्सनली बहुत समझता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और भी राज्यों को इनसे सबक लेना चाहिए। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं एक और राज्य हरियाणा से जुड़ा। तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा ने अभी हाल में पवित्र पहचान पत्र PPP लॉन्च किया है। आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है। सो दिस PPP स्टैंड्स फॉर पवित्र पहचान पत्र। ना इस पवित्र पहचान पत्र है क्या? ये एक ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है, मतलब ये इसमें ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। मतलब आप इंटरनेट की मदद से कोई भी सरकारी सुविधा ले सकते हैं, जैसे राशन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड, हम लोग इसकी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। स्कॉलरशिप भी हम आजकल इलेक्ट्रॉनिक वे में ई फॉर्म में जा सकते हैं। तो एक अच्छी पहल है हरियाणा सरकार की। अक्सर हाँ टीवी पे सब न्यूज़ आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं कोशिश किया कि मैं आपको शेयर कर सकूं। तो इसमें कहा गया कि जितनी भी सरकारी वेलफेयर स्कीम, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की हो, उसको इस पवित्र पहचान पत्र PPP से जोड़ा जाएगा। और एक और बड़ी चीज़ आप जो ध्यान रख सकते हैं, 2020 को हरियाणा सरकार सुशासन विकल्प वर्ष के तौर पे मनाएगी। तो याद रखिए कौन सा वो स्टेट है, हरियाणा का स्टेट है जो इस 2020 को सुशासन विकल्प वर्ष के तौर पे मनाएगी। ये न्यूज़ भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखिए कुछ चीज़ रटना नहीं है, ठंडे दिमाग से पढ़ेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आप काफ़ी हद तक सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए तो जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं। तो अभी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर में एक बहुत जो बड़ा ऐतिहासिक डिसीजन सरकार ने लास्ट ईयर लिया था, जिसका नाम था आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर देना, हटा दिया था लास्ट ईयर। और उसके बाद वहाँ कर्फ्यू लग गया था और जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में बांटा गया था। एक लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और एक आपका जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। उसके बाद जैसे स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगा है, पिछले 1 साल से वहाँ स्कूल नहीं चल रहे हैं, जो वहाँ का टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो था वो लगभग चौपट हो चुका है, बिज़नेस एकदम ख़त्म हो चुका है।
ना इंटरनेट की फैसिलिटी है तो बच्चे ना पढ़ाई कर पा रहे हैं, ना कोई जॉब्स मिल पा रही है, यहाँ तक कि मीडिया ने रिपोर्ट तक नहीं शेयर कर पा रही है। तो पिछले 1 साल से जो वहाँ के लोकल लीडर्स उनको होम कन्फाइन कर दिया गया है, सरकार भी वहाँ नहीं है। अब वहाँ पे जो सरकार है वो क्या नाम है, गवर्नमेंट प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। तो ये अगर मैं बात करूँ तो जम्मू कश्मीर में ये सिचुएशन पिछले 1 साल में रही है। अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के जो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो अभी अपॉइंट हुए। उनका नाम मनोज सिन्हा है, ये भी भाजपा के बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं। साथ ही जो पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो LG, उनका नाम है GC मुर्मू। ये अब CAG के हेड बन गए, मीन्स ही इज़ नाउ CAG ऑफ इंडिया, कंट्रोलर अकाउंटेंट्स जनरल। ये डेजिग्नेशन याद रखिएगा। नए CAG GC मुर्मू बन गए हैं और जम्मू कश्मीर के LG इस समय हैं मनोज सिन्हा। तो ये बड़ी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ एडवाइस को फॉलो करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, और हाँ अगर हो सके तो कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में क्योंकि इसके अगले पार्ट्स भी आने बाकी हैं। सो कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू सो मच।